विद्यार्थी मुद्रा के कार्यों के पश्चात अब हम लेंगे मुद्रा का महत्व। मुद्रा का जो महत्व है वो एक इस कोटेशन के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। मनी इज द पिवोट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। प्रोफेसर मार्शल का जो ये कथन है ये मुद्रा के महत्व के बारे में बहुत कुछ बयान करता है और इससे हमें मुद्रा के महत्व का पता चलता है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वे सारी आर्थिक गतिविधियां इसी मुद्रा के चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक उत्पादन का साधन इसलिए अपना योगदान देता है ताकि वो मुद्रा को प्राप्त कर सके। आधुनिक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचे में मुद्रा का अपना एक केंद्रीय स्थान है। चाहे व्यय, बचत, निवेश, रोजगार, उत्पादन, उपभोग, कीमत, सरकारी कर, कर्ज, आयात निर्यात आदि किसी का भी हम वर्णन करें, इन सब में मुद्रा का समावेश जरूर होता है। मुद्रा ने मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ाया है क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। यह क्रय शक्ति को सामान्य रूप प्रदान करती है। इसने पूंजी को अधिक गतिशील व उत्पादक बनाया है। पूंजीपति अपनी पूंजी कम लाभ की दिशाओं से निकालकर अधिक लाभ की दिशाओं में लगा सकते हैं और इस कार्य में मुद्रा उनके लिए सहायक का काम करती है। मुद्रा के इतने अधिक उपयोग हो गए हैं कि उन्हें एक सूची में बांधने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। हमें यहाँ इतना कहकर ही संतोष कर लेना होगा कि आधुनिक आर्थिक जीवन का प्राण मुद्रा है, या मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हम आते हैं कि मुद्रा के महत्व के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्व हैं जिन्हें हम बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्रा का महत्व है वो है उपभोक्ता के लिए मुद्रा का क्या महत्व है। उपभोक्ता मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चुनाव करके वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह इसे वर्तमान में व्यय न करके भविष्य में भी व्यय कर सकता है। वर्तमान में व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में मुद्रा उसे काफ़ी मदद करती है। तो इस प्रकार से इसका मुद्रा का जो महत्व है उपभोक्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा है। फिर उत्पादक के लिए मुद्रा के बिना उत्पादक की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका संचालन होना संभव नहीं होगा। जैसे कच्चा माल खरीदना, श्रमिकों और कर्मचारियों को वेतन चुकाना, विज्ञापन करना, माल की बिक्री करना, वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि में भुगतान की प्रतीक्षा करने आदि के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा की सहायता से न्यूनतम लागत पर उत्पादन किया जा सकता है। मुद्रा के अभाव में श्रम विभाजन करना कठिन हो जाता है कि कौन से कार्य के कितने पैसे मिलेंगे, ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्यों? श्रम विभाजन से श्रम की कार्यकुशलता भी बढ़ती है। इस प्रकार से मुद्रा ने कुल उत्पादन में वृद्धि की आवश्यक दशाएं उत्पन्न की है। फिर हम आते हैं, इसका महत्व है बड़े पैमाने पर जो उत्पादन है वो करना संभव हुआ है, क्योंकि मुद्रा ने उत्पादन का पैमाना बढ़ाने, उनमें विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त करने तथा व्यापार का क्षेत्र बढ़ाने में मदद की है। मुद्रा ने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है मुद्राओं के माध्यम से ही होता है। एक दूसरे देश को जो सहायता देता है वो भी मुद्रा में दी जाती है। यदि सहायता वस्तु के रूप में दी जाती तो उसका मूल्य भी मुद्रा में ही आंका जाता है। अगर कोई राष्ट्र, मान लीजिए इस समय कोरोना चल रहा है और कोरोना के तहत भारत ने भी अनेक राष्ट्रों को सहायता दी है, पीपीई किट के रूप में कहें या अन्य उपकरणों के रूप में कहें, लेकिन उसका मापन जो है वो किस में होता है? मुद्रा के रूप में, कि हमने 3000 करोड़ रुपए की सामग्री जो है दूसरे देशों को प्रदान करवाई है। फिर जो नेक्स्ट है इसका कि वितरण में जो है वो आसानी होती है। उत्पादन के जो साधन हैं उनको जो प्रतिफल चुकाया जाता है मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लगान के रूप में या लाभ के रूप में, वो मुद्रा के रूप में ही चुकाया जाता है। अगर मुद्रा नहीं होती तो इस आय का वितरण करना काफ़ी कठिन हो सकता था। नेक्स्ट है फिर इसका कि सार्वजनिक वित्त में मुद्रा अत्यंत महत्व रखती है। सरकार द्वारा जो करारोपण देश की जनता से प्राप्त किया जाता है,
सार्वजनिक ऋण है, विदेशी ऋण है, घाटे की वित्त व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यय है आदि का जो संचालन होता है वो भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो कहते हैं कि 45,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है ना, तो हम उसे मुद्रा के रूप में ही व्यक्त करते हैं या मुद्रा के रूप में ही मापा जाता है। नेक्स्ट है फिर जीवन स्तर की वृद्धि में भी मुद्रा सहायक होती है, क्योंकि मुद्रा जो है इसके विकास ने भौतिक कल्याण की वृद्धि में योगदान दिया है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने या ऊंचा करने में मुद्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीवन स्तर वास्तविक आय की वृद्धि से प्रभावित होता है। वास्तविक आय निकालने के लिए मौद्रिक आय में हम कीमत सूचकांक का भाग देते हैं, तो जीवन स्तर पर मुद्रा के मूल्य के जो परिवर्तन है उनका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर है इसका सामाजिक महत्व। आज का जो भौतिकवादी युग है उनमें विशेषतः अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुद्रा क्रय शक्ति होने के कारण व्यक्तियों के पास वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति के रूप में सूचक होती है। इसलिए अधिक मुद्रा के कारण व्यक्ति अपनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो जाता है। यही कारण है कि भौतिकवादी पाश्चात्य देशों एवं भारत जैसे परंपरावादी एवं धार्मिक देश दोनों में जनसाधारण में अधिकाधिक मुद्रा प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। मुद्रा जो है वो सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी सहायक होती है। तो आजकल मुद्रा जो है वो संपूर्ण जीवन पर छाई हुई है और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है। इसका प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि अब ऐसे समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें मुद्रा का उपयोग समाप्त किया जा सके, बल्कि दिनों दिन जो परंपरागत और जो पिछड़े समाज हैं वे भी मुद्रीकरण की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आजकल भारत के देहातों में भी मुद्रा का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा है। नहीं तो पहले गांव में मुद्रा का प्रयोग कम होता था। किसान के पास जो अनाज होता था वो बढ़िया को देता था और उसके बदले में वस्तुएं और सेवाएं ले आता था, यानी वस्तु विनिमय हुआ करता था। लेकिन अब आजकल गाँव में भी मुद्रा का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, जिससे जो अर्थव्यवस्था है उसका उत्पादन, विनिमय व उपभोग के स्तर ऊंचे स्तर को प्राप्त होने लगी है और इसका निरंतर विस्तार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण भी मुद्रा का जो है प्रयोग बढ़ा है। अब मुद्रा का इतना अधिक महत्व होने के बावजूद भी मुद्रा के अपने कुछ खतरे या दोष हो सकते हैं, उनका भी हम जो है विवेचन करेंगे। तो मुद्रा के खतरे कौन कौन से हैं? तो मुद्रा ने अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक अपराधों को जन्म भी दिया है, जैसे तस्करी है, कालाबाजारी है, संग्रह है, मुनाफाखोरी है, करों की चोरी है ना। इनके विरुद्ध जितने भी अभियान चले हैं, भारत में भी चले हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि देश में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ चल रही है। एक तो विधिमान्य अर्थव्यवस्था जिसे हम सफ़ेद या कानूनी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें लेन देन का संपूर्ण हिसाब रखा जाता है, और दूसरी जिसे हम काली अर्थव्यवस्था या ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, जिसका समस्त लेन देन गैर कानूनी होता है। जो काली मुद्रा या ब्लैक मनी होती है उनकी एक अलग किस्म की अर्थव्यवस्था होती है। इसे हम अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था या समानांतर अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो लोग होते हैं उनमें पाए जाने वाले दुर्गुण होते हैं, जैसे लोभ, लालच, धोखाधड़ी, जालसाजी, हत्या, कर की चोरी, शोषण, समाज की सुख सुविधाओं को भंग करना आदि। इसी के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अवैध घोषित कर दिया था और विमुद्रीकरण का कठोर कदम उठाया था। इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार, काले धन, जाली मुद्रा तथा आतंकवाद की जो फंडिंग है उनको नियंत्रित किया जा सके, है ना। लेकिन इस विमुद्रीकरण के गुण और दोषों पर काफ़ी चर्चा हुई और अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपने जो है निष्कर्ष प्रस्तुत किए, और भारत में भी ये देखा गया कि जितनी करेंसी या मुद्रा प्रचलन में थी उतनी की उतनी मुद्रा 500 और 1000 रुपये की बैंकों में जमा हो गई। तो जब जमा हो गई तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ ब्लैक मनी थी। तो ये अलग अलग विचार हैं लोगों के। लेकिन यहाँ पर हम इतना कह सकते हैं कि मुद्रा जो है वो कई दोषों को भी जन्म देती है, इसलिए इसको नियंत्रित करने और इसके दोषों को दूर करने के उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। जो ब्लैक इकोनॉमी होती है उसमें काले धन व काली मुद्रा जो है ने भारत में आर्थिक नियोजन को काफ़ी खोखला और जटिल बना दिया था। स्वयं जो मुद्रा है उसका इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। हम देखते हैं, सुनते हैं
कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने ब्लैक मनी यानी काली मुद्रा कमा करके और विदेशों में स्विट्जरलैंड आदि बैंकों में जमा कर रखी है। ऐसा प्राय हमें सुनने को मिलता है। तो मुद्रा के अपने खतरे और दोष भी होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला दोष है वो ये है कि इसका मूल्य जो होता है वो अस्थिर होता है। मुद्रास्फीति जब होती है यानी जब कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मतलब हम पहले से कम वस्तुएं और सेवाएं उससे खरीद सकते हैं। मान लीजिए घी 100 रुपये किलो है, तो आज अगर हमारे पास 100 रुपये है तो हम 100 रुपये में 1 किलो घी खरीद सकते हैं। अगर घी की कीमत 150 रुपये किलो हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब हम 100 रुपये में 1 किलो से कम घी खरीद पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी मुद्रा का मूल्य घट जाना। इससे आय की असमानता भी बढ़ती है, क्योंकि जो धनी लोग होते हैं वो अधिक धनी हो जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन हो जाते हैं। भारत में भी जो ये निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है केंद्रीय सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। नवंबर 2017 में आर्थिक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 287 रहा था, जिसका आधार वर्ष 2001 था, यानी 2001 में 100 था, जो 2017 में 287 हो गया। अगर हम 1960 को आधार माने तो इसे 4.36 इंटू 4.95 से गुणा करना होगा, जिससे ये 6,550 रुपये हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 1960 में जो वस्तु या सेवा हमें 100 रुपये में प्राप्त होती थी, उसके लिए नवंबर 2017 में हमें 6,550 रुपये देने पड़ रहे हैं। देखिए कितनी महंगाई बढ़ी है, जिससे मुद्रा का मूल्य घट करके मात्र 1.5 पैसा रह गया है। इस प्रकार जो नवंबर 17 था मैं सामान्य उपभोक्ता के लिए मूल्यों में 1960 की तुलना में 65 गुना वृद्धि मानी जा सकती है। इससे जो पहले 1982 की सीरीज ली थी, अगर 1982 की सीरीज को जोड़ा जाए और फिर 1960 के सीरीज से जोड़ना है तो इसके लिए उपभोक्ता को लिंकिंग फैक्टर प्रयुक्त करना होगा। ये अलग टेक्निकल काम है, आप लोगों के लिए यही समझना जरूरी है कि मुद्रा का मूल्य किस प्रकार से अस्थिर होता है। मुद्रास्फीति का जो प्रमुख कारण है वो मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना है, यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाना। उसके बढ़ जाने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि मांग को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों को अपनाने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी व संतोषजनक हल नहीं निकला है। वर्तमान सरकार भी मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए प्रयत्नशील है। मुद्रा का मूल्य बढ़ना भी खतरनाक होता है। इससे कीमतें अनावश्यक रूप से गिरती हैं तथा मुद्रा संकुचन होता है, जो बेरोजगारी को बढ़ाता है, और ये मुद्रास्फीति से भी बदतर होता है। अगर हम मुद्रा का मूल्य बढ़ा दें तो वो मुद्रास्फीति से भी ज़्यादा बदतर होगा, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है कि ये व्यापार चक्रों को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको बढ़ाने में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्थिक तेजी और मंदी की व्यवस्थाओं को उत्पन्न करने तथा इनको नियंत्रित करने में मुद्रा की काफ़ी प्रभावशाली भूमिका रही है। यही कारण है कि व्यापार चक्रों पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति के अलावा हम राजकोषीय नीति का भी सहारा लेते हैं। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा चलाई जाती है और राजकोषीय नीति सरकार द्वारा। नेक्स्ट है फिर पूंजी का जो है केंद्रीकरण मुद्रा के द्वारा बढ़ जाता है। इसमें मुद्रा कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इसे हम वित्त पूंजीवाद का उदय होना भी कहते हैं, जिसमें वित्त के स्रोतों पर चंद जो पूंजीपति होते हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। यदि देशवासी दूसरे देशों में मुद्रा भेजना चालू कर देते हैं और भारतीय फर्मों की विदेशी बैंकों में काफ़ी धनराशि जमा हो गई है, तो जो भारतीय हितों के प्रतिकूल होती है। वर्तमान में भारत में विदेशी बैंकों में की गई भारतीय मुद्रा या काली मुद्रा को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इस प्रकार से मुद्रा के द्वारा जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथों में ये केंद्रित हो जाती है और इसके कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वित्त पूंजीवाद। नेक्स्ट इसका खतरा है कि यह विभिन्न देशों के बीच में भ्रमणशील होती है। तो इस भ्रमणशील को एक नया शब्द दिया गया है, हॉट मुद्रा कहा जाता है ना। इस हॉट मुद्रा के कारण भी काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई है। यदि एक देश में ब्याज की दर दूसरे देश की तुलना में ऊंची है तो वहाँ विदेशों से मुद्रा आने लगती है, क्योंकि लोग वहाँ बचत करना पसंद करते हैं ताकि उनको ज़्यादा ब्याज मिले। लेकिन यदि आगे चलकर कहीं दूसरे देश में पुनः ब्याज की दरें बढ़ती है तो ये मुद्रा उन देशों में जाने का प्रयास
करने लगती है। यानी जैसे ही किसी दूसरे देश में फिर ब्याज की दरें बढ़ेगी, तो जहाँ पहले ब्याज की दर ज़्यादा थी वहाँ से मुद्रा निकाल करके लोग वहाँ जहाँ ब्याज की दर बढ़ी है वहाँ लगाना चाहते हैं। इसलिए इसे हम भ्रमणशील मुद्रा या हॉट मनी कहते हैं, गर्म मुद्रा, जो तुरंत ही ब्याज की दरों के साथ अपनी जगह बदल देती है। इस प्रकार की मुद्रा से एक देश के भुगतान संतुलन तथा विनिमय की दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत के लिए जो अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां हैं, वो विदेशी संस्थागत निवेश जिसे FII कहा जाता है, आदि की जो राशियां हैं वो भ्रमणशील मुद्रा या हॉट मनी का एक उदाहरण मानी जा सकती है। इसे अचानक भारत से निकालकर दूसरे देश में ले जाने का भय निरंतर बना रहता है। कई बार सुरक्षा की तलाश में भी मुद्रा भ्रमणशील मुद्रा का रूप ग्रहण कर लेती है। ऐसा लगता है कि इस देश में अव्यवस्था हो रही है ना, स्थायित्व तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उस देश से मुद्रा को हटाया जा सकता है। तो जो मुद्रा का ये जो स्वरूप है हॉट मनी का, ये काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा के क्या गुण हैं या क्या महत्व है और मुद्रा के क्या क्या खतरे हैं। इस प्रकार से मुद्रा के अपने गुण और दोष हैं। नैतिक आचरण में सुधार करके तथा समतावादी समाज की स्थापना करके मुद्रा के अधिकांश अवगुणों को या अधिकांश दोषों को नियंत्रण किया जा सकता है। मुद्रा को अगर हम साधन न मानकर साध्य मानते हैं तो इससे कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अगर मुद्रा साध्य बन गई तो ऐसी स्थिति में जीवन कठिन हो जाएगा। जब व्यक्ति मुद्रा को जीवन का आदि और अंत मान लेता है तो वह समाज के लिए अभिशाप का काम करने लगती है। मुद्रा का जो अर्जन करने वाला व्यक्ति है अंत में स्वयं दुखी होता है और अपने कार्यकलापों से समस्त समाज को भी दुख में डाल देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा का क्या महत्व है और इसके क्या दोष है।